Hello everyone, good morning, नमस्कार. This is Muntaga. Welcome back to my channel Current Solutions to Find That. पिछले वीडियो में आपने पढ़े थे हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल. प्राग ऐतिहासिक यानी यह इतिहास का ऐसा दौर है जिसमें न तो हमारे पास इसके लिखित साक्ष्य हैं और न ही चिन्हित या फिर चित्रित साक्ष्य हैं. हम इसकी केवल इमेजिन यानी कि सिर्फ कल्पना कर सकते हैं और कुछ नहीं. उस समय क्या हुआ होगा, कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, यानी उस समय की कोई भी घटना का हमारे पास कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है. सिर्फ कल्पना मात्र से हम इसका समापन कर देते हैं. तथा इतिहास का दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल. इस काल के हमारे पास कई सारे प्रमाण मिले हैं, लेकिन क्या हुआ है, उन प्रमाणों को हम अभी तक जो है यानी हड़प्पा सभ्यता में एक लिपि मिली थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका. हड़प्पा सभ्यता ताम्रपाषाण इसी में आता है जो आज हम क्लियर करेंगे. इसमें कई सारे चिन्ह और अक्षर कई तरीके से बहुत कुछ मिला, लेकिन उसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया. यही है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता. के बाद हमारा आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें हम ईसा पूर्व से ईसवी तक आते हैं और फिर ईसवी के बाद मध्यकालीन और मध्यकालीन के बाद आधुनिक भारत तक आते हैं, यानी आधुनिक इतिहास भी इसी में पढ़ेंगे. यह सब हमारा वैदिक काल से आगे आता है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत भी हम इसमें पढ़ेंगे. इतिहास वह है जिसे हम स्पष्ट पढ़ सकें, यानी इसमें हर एक चीज क्लियरिटी है. इसमें पहले से सारे प्रमाण भी हैं, सभी लिखित हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद हम क्लियर से जान सकते हैं. वही हमारा इतिहास है. इसमें हमारा आता है पाषाण युग, दूसरा हमारा है कांस्य युग और थर्ड है इसमें इसे आयरन एज बोलते हैं, लौह युग. हम किस युग में रह रहे हैं? लौह युग, जिसको बोलते हैं कल युग. कल मीन्स लोहा होता, जैसे कल कारखाने यानी कि लोहा, तो कल युग कॉमनली बोलते हैं. कल मीन्स लोहा यानी कि लौह युग. ओके, लौह युग जिसमें हम रह रहे हैं. और आद्य ऐतिहासिक काल में कांस्य युग, ये हड़प्पा सभ्यता है और इसमें स्टोन एज. हमारा आज का टॉपिक है आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि हड़प्पा सभ्यता. सिंधु घाटी सभ्यता का वह भाग, वह काल जिसके कई प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उसे अभी तक समझा नहीं जा सका है. इसमें कई सारे चिन्ह तथा सबूत भी प्राप्त हुए हैं. तथा जब हड़प्पा की खुदाई की गई तो उसमें एक लिपि प्राप्त हुई, हड़प्पा की लिपि, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका. ये वो इतिहास है जो लगभग 4 से 5000 ईस्वी पूर्व की जानकारी और लगभग 1500 से 2000 तक के दौर में हमें उस समय की बातों का वर्णन प्रस्तुत करेगा. आइए देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर कांस्य युग यानी हड़प्पा सभ्यता क्या है. देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में एक अंग्रेज विद्वान थे चार्ल्स मैनसन. इनको जो है कुछ जानकारी मिली यहाँ के बारे में, परंतु उनकी बात पर सरकार या अंग्रेजी सरकार ने कुछ गौर नहीं किया. यानी तो सबसे पहले खोज इन्होंने चालू की, लेकिन इनका काम जो है आगे नहीं बढ़ाया गया. दूसरी बात 1853 से 1856 के बीच में, इस समय क्या हुआ था, लाहौर तथा कराची, लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जानी थी, रेलवे ट्रैक बिछाया जाना था. तब किसके नेतृत्व में? सर अलेक्जेंडर कनिंघम. अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में. ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पुरातात्विक सर्वेक्षण, पुरातत्व की खोज की थी, यानी पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम. और उस समय 2 भाई ब्रंटन बंधु, एक का नाम था जॉन ब्रंटन और दूसरे का नाम था विलियम ब्रंटन. इनको जो है प्राचीन हड़प्पा सभ्यता की कुछ ईंटें प्राप्त हुई. कहा जाता है कि ट्रेन की पटरी यानी पटरी बिछाने में वहां से लोगों ने कुछ ईंटें भी वहां पर इस्तेमाल की. इनको जब ईंटें मिली तो उन्होंने भी कहा, लेकिन
अंग्रेजी सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल गौर नहीं किया इस पर, न ही खुदाई करवाई गई, न ही इस काम को आगे बढ़ाया गया। फिर तीसरी बार जो है 1921 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण के निर्देशानुसार दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। हड़प्पा की खुदाई जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले स्थल मिला था हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा रख दिया गया था। उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल। इन्होंने हड़प्पा की खुदाई का कार्य दयाराम साहनी को सौंपा था, इसीलिए दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के जनक या खोजकर्ता कहे जाते हैं। इन्होंने कार्य स्टार्ट किया और अंत तक अपने इस काम को अंजाम दिया। देखिए तो पहला काम कब स्टार्ट हुआ? 1826 में चार्ल्स मेंसन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार 1853 से 1856 के बीच जब रेलवे ट्रैक बिछाया जाना था तब भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। और फिर तीसरी बार 1921 में अध्यक्ष थे जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में जो है दयाराम साहनी को ये कार्य सौंपा गया। तब इन्होंने स्टार्ट से लेकर लास्ट तक हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की स्थलों की, भारत आजाद होने तक लगभग 40 स्थलों की खुदाई की जा चुकी थी। लेकिन आज जो है कितने स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के? 1400 से 1500 लगभग खोदे जा चुके हैं इसके स्थल, जो कि लगभग 500 के लगभग जो है पाकिस्तान में है और 1000 के लगभग हमारे भारत में है और 2 स्थल अफगानिस्तान में है। देखिए अफगानिस्तान में 2 साइट्स मिलती हैं और पाकिस्तान में 475 हैं और भारत में 925 स्थल हैं। तो कुल टोटल कितने हो गए? में आ रहे हैं 1402, यानी 1400 से 1500 के बीच, क्योंकि अभी खुदाई जारी भी तो है, काम आगे बढ़ रहा है और स्थल मिलते जा रहे हैं। देखिए इसके नामों इतिहासकारों ने खुदाई के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग नाम रखे हैं। सबसे पहले जैसे हड़प्पा सभ्यता, यह नाम इतिहासकारों ने क्यों दिया? क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, सबसे पहला स्थल मिलने की वजह से, यानी हड़प्पा नामक स्थल पर सबसे पहले खुदाई की गई थी, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता, यानी प्रथम स्थल, खुदाई पर सबसे पहला स्थल मिला था इसलिए। और दूसरा आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए रखा गया? सिंधु नदी के किनारे सबसे ज्यादा जब खोदे गए तो सबसे ज्यादा यहाँ अवशेष मिले सबसे पहले, लेकिन उसके बाद जब सिंधु घाटी की खुदाई की गई तो सबसे ज्यादा सिंधु नदी घाटी के किनारे बहुत ज्यादा अवशेष मिले, इसलिए इतिहासकारों ने क्या किया, इसका नाम दूसरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। देखिए तीसरा आता है हमारा सरस्वती सभ्यता। देखिए ये गंगा नदी है, इसके किनारे भी अवशेष मिले और इधर साइड में बह रही है सिंधु नदी है, ये सिंधु हो गई और ये गंगा हो गई। इसके बीच में एक नदी थी पहले बहा करती थी जिसका नाम था सरस्वती नदी, जिसको अब घग्घर बोलते हैं। सरस्वती नदी अब नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए इसकी खुदाई करने पर, यानी कि यहाँ भी बहुत अधिक अवशेष मिलने की वजह से इसका नाम सरस्वती सभ्यता रख दिया गया। अगला है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन, कांस्य यानी कि कांसा। तो इसमें देखिए इनके पुराने जमाने में, इनके पुराने यानी कि प्राचीन समय में पहले से ही देखिए तांबा तो उपस्थित था ही, तांबा पहले से ही था और उसमें इन लोगों ने मिला दिया टिन, तो बना क्या, कांसा।
तो सबसे ज्यादा कांसा प्राप्त हुआ है। इसको मिलाया गया इस काल में, इतिहासकारों ने ऐसा बताया है। साक्ष्य मिले हैं तांबा और टिन के मिक्स करने के, और इन लोगों ने कांसा बनाया होगा, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि लिखित साक्ष्य तो है नहीं। ओके, तो इसको क्या नाम रख दिया गया? कांस्य युगीन सभ्यता। इसका ट्रिक हमने बताया था, T+T=K, तांबा टिन से मिलाकर बना कांसा। अगला है प्रथम नगरीय क्रांति। ये लास्ट हमारा। ये नाम क्यों रखा गया? प्रथम नगरीय क्रांति। नगर यानी नगर उसे कहते हैं जो ज्यादा विकसित हो, सक्सेसफुल। गांव को तो नहीं कहा जा सकता। देखिए, जो ये ईंटें चल रही है, ईंटों को भी कितने दिनों से जानते हैं? 100-200 साल पहले से, बस, इससे ज्यादा नहीं। यानी इसके पहले ईंटें नहीं थी। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई तो वहां क्या मिला? घर भी पक्के बने थे, सड़कें पक्की थी, नालियां पक्की थी, सब कुछ बाकायदा बहुत अच्छा। कुएं बने थे, पक्की ईंटों के बने थे, चार दीवारी पक्की ईंटों की थी, सब कुछ पक्के ईंटों से। ऐसा क्या था? मतलब हर एक चीज जो है सुव्यवस्थित ढंग से थी। जल निकास प्रणाली भी सुनियोजित तरीके से थी। यानी सुनियोजित व्यवस्था और विकसित सभ्यता को देखकर इतिहासकारों ने इसका नाम प्रथम नगरीय क्रांति रख दिया। यानी इसके नाम कितने हो गए? हड़प्पा सभ्यता पहला स्थल मिला इसलिए नाम रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे अधिक अवशेष मिलने की वजह से। सरस्वती नदी, यानी कि जो सरस्वती नदी पहले बहती थी, पता चला कि ये नदी पहले थी। इसका नाम दूसरा है घग्गर, जहां पर बहुत ज्यादा अवशेष मिले, इसलिए इसका नाम सरस्वती सभ्यता रख दिया गया। कांस्य युगीन सभ्यता, इन लोगों ने तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया, जो कि बहुत अच्छा पदार्थ है, तांबे से भी अच्छा, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता रख दिया गया। और प्रथम नगरीय क्रांति यानी अच्छी व्यवस्था होने की वजह से, बहुत अच्छे ढंग से जो है शहर या गलियां, हर एक चीज व्यवस्था अच्छी थी, इसलिए इसको प्रथम नगरीय क्रांति का नाम दे दिया गया। सिंधु सभ्यता की स्पष्ट व प्रामाणिक जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। मतलब इसकी जो जानकारी है वो अभी नहीं मिली है, पूरी तरह नहीं मिली। मिली तो है लेकिन पूरी तरह नहीं मिली है, क्योंकि इसका पहला रीजन है इसकी लिपि में अभी तक, इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसकी लिपि को अभी कोई पढ़ नहीं पाया। पहला रीजन तो ये, इसलिए इसकी स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी नहीं मिल पाई है। दूसरा है इसकी अधिक खुदाई नहीं हो पाई। अधिक खुदाई क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जो स्थान खाली थे उनकी खुदाई हुई, लेकिन जहां पर हमारा घर बना वहां कोई कैसे खोद सकता है? यानी जहां पर अभी बस्तियां मौजूद, कुछ स्थान इसके ऐसे हैं जहां पर वर्तमान समय में मानवीय बस्तियां मौजूद हैं, यानी कि वहां पर लोग रह रहे हैं, इसीलिए इसकी अभी पूर्ण रूप से खुदाई नहीं हो पाई है। इसमें इसकी समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यता एक तो थी मिस्र की सभ्यता और दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसको बोलते हैं सुमेरियन सभ्यता, इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुमेरियन नदी के पास में। दूसरी है मिस्र की सभ्यता, इसको बोलते हैं नील नदी की सभ्यता। नील नदी की सभ्यता, ये नील नदी के नजदीक है, इसकी नदी है नील नदी और इसकी सुमेरियन नदी, इसलिए इनके नाम रख दिए गए दूसरे। एक और सभ्यता आती है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता, इसकी नदी है वांग हो नदी, इसको वांगहो नदी की सभ्यता भी बोलते हैं और चीन की सभ्यता। मतलब ये समकालीन तो है, साथ की तो सभ्यता, लेकिन अलग हटके है। मतलब यहाँ से जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। व्यापार जो होता था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होता था। सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के एक दूसरे के साथ संबंध के साक्ष्य पाए गए हैं, परंतु चीन की सभ्यता के संबंध के साक्ष्य नहीं पाए गए। परंतु कहा जाता जब यह सभ्यता ग्रोथ कर रही थी उस समय ये सभ्यता और ये सभ्यता ग्रोथ करने के साथ साथ चीन की सभ्यता भी ग्रोथ कर रही थी। इसलिए अगर ऑप्शन में तीनों हैं, सभी हैं, तो इसको भी माना जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी नहीं थी, तो इसमें दिया होगा मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, और फिर एक दे दिया जाए जैसे ग्रीक की सभ्यता।
ग्रीक की सभ्यता, तो उसमें ग्रीक की सभ्यता नहीं होगी, परंतु इसको भी हमें मानना पड़ेगा। अगर इसको नहीं मानेंगे तो ग्रीक की सभ्यता तो थी ही नहीं बिल्कुल। ओके, परंतु इसके साथ इन सभ्यताओं की कोई संबंध नहीं। सिंधु सभ्यता के साथ अगर संबंध पूछे तो चीन की सभ्यता के साथ संबंध नहीं मिलते हैं। अभी तक ज्ञात स्थानों में पश्चिमोत्तर भारत में त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ। इसका विस्तार है 20 लाख वर्ग किलोमीटर। आकृति इसकी कैसी है? त्रिभुजाकार, इस तरीके से। तो अगर पूछे कितने क्षेत्रफल में है तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर, और इसकी आकृति कैसी है? इसकी फैलाव की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। देखिए इसका विस्तार, ये चिनाब नदी के पास कश्मीर में मांडा तक फैला हुआ है। कहाँ से? दाइमाबाद से मांडा तक फैला हुआ है। इसका कितना विस्तार है? 1400, और यानी उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर और ये दक्षिण। पूर्व से पश्चिम, ये पश्चिम होगा और ये पूर्व होगा। पूर्व से पश्चिम में कितना फैला हुआ है? 1600, इसकी चौड़ाई 1600 और लंबाई 1400। सुतका गेंडोर से आलमगीर तक, ये यूपी में पड़ता है और ये बलूचिस्तान में है। ये दास्त नदी के किनारे है और ये हिंडन नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु अगर पूछे तो कहाँ पर होगा? मांडा पर। उसकी नदी कौन सी है? चिनाब नदी। कहाँ पर है? किस राज्य में? कश्मीर में। और अगर दक्षिणी पूछे तो दक्षिणी बिंदु है दाइमाबाद, महाराष्ट्र में, और गोदावरी नदी। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी बिंदु कहाँ तक है? तो आलमगीर से सुतका गेंडोर पश्चिमी बिंदु है और पूर्वी बिंदु आलमगीर। अगर प्रश्न जैसे दे दिया गया सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो पूर्वी स्थल कौन सा होगा? आलमगीर। या सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी नदी कौन सी पूछ रहा है? तो चिनाब होगा। देखिए उस तरह से अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये सिंपल सा लिख दिया है हमने। उत्तर यानी उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा। दक्षिणी बिंदु दाइमाबाद, पूर्वी बिंदु आलमगीर और पश्चिमी बिंदु सुतका गेंडोर। यानी सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा कहाँ पर है? कश्मीर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल जो है वो किस नदी के किनारे है? या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। ओके, इसमें दाइमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी, और इसमें आलमगीर यूपी में है, हिंडन नदी। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, दास्त नदी। ओके, नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये कुछ पॉइंट्स और हैं, नोट कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा कितनी है? 1300 किलोमीटर तक। और दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी विस्तार कितना है? 1600। ऐसे लिखा था हमने, तो ये वाला जो है ये पूर्वी और पश्चिमी विस्तार है 1600। और सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार यहाँ पे लिखा था 1400। यहाँ पे उत्तर और ये दक्षिण, ये विस्तार पूछ रहा है पूरा कितना है, तो इसमें 1600। और संपूर्ण पूरा कितना हो जाएगा? 20 लाख लगभग में है। कुल क्षेत्रफल कितना दोनों का हो जाएगा मिलाकर? लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर। और सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। अगर आकार पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार कैसा है, तो ऑप्शन में दिया होगा आयताकार, गोलाकार, वृत्ताकार, कुछ भी दिया होगा, लेकिन कैसा है? त्रिभुजाकार। ऐसे करके। ओके, चौड़ाई 1600 यानी ज्यादा है, 1400 कम है, ये आकार है आपका त्रिभुजाकार। और फिर सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा जाने वाला पहला स्थल कौन सा है? सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई की गई तो सभी नगर जो थे 2 भागों में विभक्त थे, 2 पार्ट में। ऐसे करके। ओके, 2 भागों में। पहले को बोलते थे दुर्ग, इसको बोलते थे दुर्ग। इनको जो है टीला कहा गया, इतिहासकारों ने इसे टीला कहा। इसको बोलेंगे पश्चिमी टीला और इसको बोलेंगे पूर्वी टीला, और इसको नगर कहा गया। एक था चौड़ा, लंबा चौड़ा पूरा था, लेकिन जो नगर था, नगर की जनसंख्या ज्यादा होती थी, उसकी लंबाई इसलिए जो है ज्यादा थी।
यानी पश्चिमी भाग को दुर्ग कहा गया और पूर्वी भाग को नगर कहा गया, या पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला इनके नाम दिए गए। इसमें रहते थे पुरोहित वर्ग के लोग, बताया गया है कि इसमें पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। इसमें सामान्य जनता, कर्मचारी, मजदूर, यानी कि जो जनता रहती है उसमें नगर जो होता है उसमें सभी प्रकार के लोग रहते हैं, बाकी के लोग इसमें रहते थे। और पूर्वी यानी पश्चिमी टीले में सिर्फ पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। और ये जो दुर्ग था अधिकतर जगहों पर पाया गया है कि इसके चारों तरफ चार दीवारी थी, इसके चारों तरफ नहीं थी। इसमें सिर्फ 2 स्थान है जहां पर पूरे में चार दीवारी पाई गई। कुछ जगहों पर इसमें भी चार दीवारी पाई गई, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर सिर्फ दुर्ग में चार दीवारी पाई गई थी। लेकिन वो चार दीवारी किस चीज की थी? पक्की ईंटों से बनी थी और उसमें एक दरवाजा भी लगा हुआ था निकास के। बताया गया है कि ये चार दीवारी जो थी एक रक्षा कवच के हिसाब से, जैसे ऐतिहासिक जो बिल्डिंग बनी होती है उसमें चार दीवारी बनी होती है, उसमें किस लिए होती है? रक्षा के लिए। पुराने समय के शासक या राजा वर्ग में जो है कोई, ताकि अचानक से आक्रमण ना कर सके, युद्ध या बाढ़ आदि की स्थिति में कोई समस्या ना आए, इस वजह से इसमें हर जगह पर दुर्गों में चार दीवारी की गई थी। 2 स्थान ऐसे हैं, लोथल और सुरकोटड़ा। लोथल और सुरकोटड़ा जो है इनमें 2 टीले हो गए, ऐसे 2 टीले। इसमें क्या बताया हमने? दुर्ग में चार दीवारी होती थी अधिकतर, लेकिन कुछ स्थानों पर इसमें जो है क्या था, ये हो गया दुर्ग और ये हो गया टीला नगर वाला, यानी ये नगर और ये दुर्ग। दोनों में संपूर्ण एक ही चार दीवारी थी, अलग अलग नहीं, एक ही, यानी दोनों जो है चार दीवारी से घिरे थे। इसमें आपका क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा स्थान है या ऐसे कौन से 2 स्थल हैं जहां पर दोनों टीले एक ही चार दीवारी से घिरे हुए हैं? तो लोथल और सुरकोटड़ा, इनमें से कोई अगर एक ऑप्शन रखा है तो एक सही होगा। ये दोनों आप याद रखिए, सिर्फ 2 स्थल ऐसे हैं जो जिसके दोनों टीले एक ही चार दीवारी से कवर किए गए हैं। और दूसरा आपका है, एक है स्थान चमूदड़ो, इनके बारे में अभी हम पढ़ाएंगे। पहले ये देख लीजिए टीले। चमूदड़ो जो है इसमें टीले तो 2 थे, लेकिन हुआ क्या, दोनों में कोई चार दीवारी नहीं थी, यानी सिंपल जैसे ये नगर वाला है ऐसे ही दुर्ग वाला भी था। ना तो दुर्ग में चार दीवारी थी और ना नगर वाले में, यानी पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों में चार दीवारी नहीं थी। तो इसमें क्वेश्चन आएगा आपका हड़प्पा सभ्यता में का ऐसा स्थल जिसमें दोनों टीलों में कोई चार दीवारी नहीं थी, तो वो है चमूदड़ो। और एक आपका है धौलावीरा। धौलावीरा, इसमें क्या है? इसमें तो सबसे अलग है 1, 2 और 3, ये कितने हो गए? 3 टीले थे। इसको पूर्व पश्चिमी बोलते थे, पश्चिमी टीला, इसको मध्यमा बोला गया, बीच का जो था उसको मध्यमा, और इसको पूर्वी टीला। यानी पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला वही थे, लेकिन तीसरा बीच में आ गया मध्यमा। तो यानी कि ऐसा कौन सा स्थल है जिसमें 3 टीले थे? धौलावीरा। इसके 2 टीले होते थे, ज्यादातर खुदाई में पाए गए, एक दुर्ग और एक नगर वाला, पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। अधिकतर जगहों पर दुर्ग में चार दीवारी थी, लेकिन लोथल और सुरकोटड़ा यानी दोनों टीले एक ही चार दीवारी से घिरे थे, रक्षा कवच के लिए बनाए गए थे। दोनों के लिए जो है रक्षा कवच बनाया गया था इसमें। और इसमें चमूदड़ों में कोई भी टीला चार दीवारी से नहीं घिरा था, यानी इसमें कोई चार दीवारी नहीं थी। धौलावीरा में 3 टीले थे, पश्चिमी टीला, मध्यमा टीला और पूर्वी टीला, इसमें 3 टीले थे। और जो दुर्ग वाला टीला होता था वो हल्का ऊंचाई पर होता था, और जो नगर वाला टीला होता था वो निचले स्तर पर, थोड़ा सा निचला होता था। एक चीज हमने बताया था, याद रखिएगा, अफगानिस्तान में 2 स्थल थे और भारत में 925 तथा पाकिस्तान में 475 स्थल। आज तक लगभग कितने हो गए? 1400 से 1500 तक के स्थल जो है खोद लिए गए। तो देखिए, सबसे पहला स्थल हड़प्पा सभ्यता। खोजकर्ता दयाराम साहनी।
दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। कब? 1921 में। यानी ये दयाराम साहनी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि एएसआई के निर्देश पर इन्होंने इनकी अध्यक्षता में जो है खुदाई का कार्य जारी किया गया था और प्रारंभ से लेकर लास्ट तक इन्होंने इसमें अपना जो है योगदान दिया। इसलिए इनको जो है हड़प्पा सभ्यता का जनक भी कहा जाता है। जनक कौन है? खोजकर्ता यानी जनक दयाराम साहनी। देखिए ये कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा कहाँ पे है? वर्तमान पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य का वह भाग जो कि पाकिस्तान में है। ओके। मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। नदी पूछा जाए तो रावी नदी, और कहाँ किस तट पर है? बाएं तट पर। मोंटगोमरी जिले को पाकिस्तान सरकार ने बदल कर रख दिया है साहिवाल। यानी वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? वर्तमान में साहिवाल मोंटगोमरी जिले का नाम हो गया। अगर मोंटगोमरी नहीं दिया है, साहिवाल दिया है, तो आपका ये रहेगा। देखिए इसके साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं? अन्नागार मिला है 12 कमरों का। अन्नागार जानते हैं? अन्नागार, अन्न मीन्स अनाज, यानी जहाँ पर अनाज एकत्रित किया जाता था। और उसके बाहर जलाशय भी मिला एक जगह, और वहाँ से आयात निर्यात करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अनाज के। ओके। 18 चबूतरे मिले, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की कब्र मिली जिसे R37 कहा गया। इसका नाम जो है इतिहासकारों ने दिया R37, एक लकड़ी की कब्र मिली थी। अभिलेख वाली मोहरें मिली हैं यहाँ पर, अभिलेख वाली। और शंख का बैल, तांबे की इक्का गाड़ी, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, मतलब एक मूर्ति मिली है, देवी की मूर्ति। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ मिला है। और लिंग पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य, लिंग जैसे मतलब उसमें कहा गया है कि उस समय लोग शिव जी को पूजते थे। पत्थर के जैसे, शिवलिंग के जैसे कुछ प्रमाण मिले हैं जिसमें इतिहासकारों ने बता दिया कि शिवलिंग को पूजा गया है, यानी शिव जी की पूजा होती थी उस समय भी। इसीलिए उसमें बता दिया गया कि लिंग पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य पता चलते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में दूसरा स्थान जो है मोहनजोदड़ो मिला है। मोहनजोदड़ो एक जो है सबसे विशाल जनसंख्या वाला शहर है। विशाल जनसंख्या वाला शहर बताया गया है। इसको इतिहासकारों ने नगर बताया है और यह भी कहा कि यह जो है हड़प्पा सभ्यता उस समय की सभ्यता की राजधानी जो है रहा होगा यह नगर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ एक्स्ट्रा, हर एक चीज़ व्यवस्थित थी। हर एक घर, नालियाँ, सड़कें, प्रशासन व्यवस्था, हर एक चीज़ यहाँ पर सुव्यवस्थित थी। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, प्रशासन के साक्ष्य मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि यह जो है मोहनजोदड़ो सभ्यता की राजधानी रहा होगा। इसको इतिहासकारों ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा स्थल तथा मोहनजोदड़ो दोनों स्थल को जुड़वा राजधानी भी बताया है। देखिए इसका नाम जो है, इसको मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत ज्यादा कंकाल, एकदम से बहुत एक जगह पर बहुत ज्यादा कंकाल पाए गए थे, कंकालों के अवशेष पाए गए थे। और एक चीज है, कंकाल हड़प्पा सभ्यता में भी पाए गए, लेकिन वहां के जो अवशेष थे, शवों के अवशेष जो पाए गए थे, यानी कब्रिस्तान का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता से है। ओके, यहाँ पर जो मिले हैं कंकाल मिले हैं, उनमें क्या हुआ है, किसी का हाथ नहीं तो किसी के पैर नहीं, किसी के कैसे, ऐसा लगता है जैसे एक्सीडेंट से, या एक्सीडेंट यानी कि युद्ध आदि से जो है व्यक्ति उसमें जो है घायल हुए और मर गए हैं। इस तरह के शवों के साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए मृतकों का टीला, और बहुत ही ज्यादा इसे कहा गया है मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला। और सिंधु सभ्यता का बगीचा भी इसे कहा गया, क्योंकि इतना सुंदर था। खुदाई करने के दौरान जितने भी स्थल मिले हैं, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा भव्य और सबसे ज्यादा अलग था वो है मोहनजोदड़ो, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता का बगीचा कहा गया है। और स्तूप टीला भी कहा गया। स्तूप क्या होते हैं? जिसमें अवशेष रखे जाते हैं। खोजकर्ता इसके हैं राखलदास बनर्जी चटर्जी चट्टोपाध्याय, ये बंगाल वाले लोग लगाते हैं। तो ये कहाँ के होंगे? सीधी बात है, बंगाल के।
कब? 1922 में इसकी खोज की थी। स्थित कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब राज्य में लड़काना जिले में। लड़काना जिले में ये है, सिंधु नदी के किनारे पर। इसके साक्ष्य मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये पता नहीं कैसे प्राप्त हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मलेरिया के साक्ष्य इतिहासकारों ने प्राप्त किए हैं। बाढ़ के साक्ष्य भी मिले हैं। स्नानागार मतलब जिसको बाथरूम बोलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर बाथरूम बने हुए थे मोहनजोदड़ो में, इसीलिए कहा गया विशाल यानी बड़े बड़े। विशाल स्नानागार कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। और अन्नागार जहाँ पर बस अनाज का भंडारण किया गया, जहाँ पर अनाज का भंडारण किया गया होगा, वो कहाँ मिले हैं? अन्नागार हड़प्पा में। याद रखना, अन्नागार हड़प्पा में और स्नानागार मोहनजोदड़ो में। और कांसे की नर्तकी, नर्तकी मतलब एक औरत की जो है मूर्ति मिली है, तो कांसे की थी वो बनी हुई, कांसे की नर्तकी। पशुपति की मुहर, पशुपति कहा गया है शिव को, पति यानी भगवान शिव जी की मुहर प्राप्त हुई है। साधु यानी दाढ़ी वाले बाबा की एक मूर्ति मिली है। ओके, पता नहीं दाढ़ी वाले बाबा हैं या दाढ़ी का कोई दूसरा व्यक्ति या राजा महाराजा भी हो सकते हैं उस समय के, वैसे अंदाजा लगाया इतिहासकारों ने, वो भी सही होगा। साधु जी की मूर्ति मिली है। सूती कपड़े, सूती कपड़े कहा गया है कि एक चाकू लिपटा हुआ मिला था, सूती कपड़े से लपेटा हुआ, तो सीधी बात है सूती कपड़े का साक्ष्य है। ये बाबा जी जो लपेटे बैठे थे कपड़ा, वो भी सूती था। गले तांबे का ढेर मतलब गले हुए तांबे का ढेर, तांबा और टिन को गलाया जाता था, ढेर मिला है गले हुए तांबे का ढेर। और घोड़े के दांत इसमें पाए गए हैं। सर्वाधिक मात्रा में मुहरें, मुहरें जो है अभिलेख वाली मोहरें हड़प्पा स्थल में मिली हैं। और सबसे ज्यादा सिंपल मोहरें, अगर पूछा जाए सर्वाधिक मात्रा में मोहरें कहाँ मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो में। और सर्वाधिक अभिलेख वाली मोहरें कहाँ मिली हैं, तो हड़प्पा में होंगी। एक सींग वाला जानवर है इसमें, उसके एक सींग है। 10 मीटर चौड़े राजपथ का रास्ता, राज दरबार का जो रास्ता है 10 मीटर चौड़ा है। विशाल सभा भवन, एक सभा मीटिंग बैठाने के लिए जो है एक भवन में उसमें निकला है खुदाई करने पर, वो जो कि बहुत बड़ा है। हर एक घर में एक कुआं, और एक खूबी हर एक घर में कुआं था। आजकल हर घर में जो है, अब हमारे दूसरे कुएं हैं, बटन दबाने से पानी आता है, तो खींचने वाले कुएं थे, बस यही फर्क है। हर एक घर में था। अभी कुछ हो, कोई बात हो जाए तो हम लोग ऐसे ही हम लोग खंडहर में चले जाएं, हमारे पूरे मकान सब कुछ, तो हमारे घर में जो मोटर लगे हुए हैं अगर वो वैसे ही निकलेंगे तो उसको वो लोग लिखेंगे। तो उस समय जो है कुएं थे वो वैसे ही बने हुए निकले हैं, जो कि पक्की ईंटों के हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खुदाई पर तीसरा स्थल जो मिला है वो है लोथल। लोथल इसके खोजकर्ता हैं रंगनाथ जी। 1953 में इसकी खोज की थी। और स्थित कहाँ है? गुजरात में खंबात की खाड़ी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे। इसके दूसरे नाम है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। ओके, साक्ष्य क्या है? मानव निर्मित बंदरगाह, बाजरा और चावल। देखिए हड़प्पा में क्या मिला था? गेहूं और जौ, गेहूं और जौ के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं, तथा बाजरा और चावल कहाँ से मिले हैं? लोथल से। याद रखना। शतरंज का खेल, शतरंज नहीं मिली है, शतरंज के खेल के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं मतलब हवन कुंड, और फारस की एक मुहर मिली है। एक मम्मी का मॉडल, मम्मी यानी कि डेड, मम्मी का मॉडल। 2 राक्षसों के चित्र वाली मुहर, गोरिल्ला और 12 सिंघा के चित्र वाली मुहर। उस समय भी 12 सिंघा जैसे जानवर होंगे, इसीलिए तो चित्र और मोहरें बनी हैं। एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी के चित्र। और लोथल के लिए हमने बताया था ये ऐसा प्लेस है दोनों टीले एक ही 4 दीवारी से घिरे हुए हैं। अगर पूछा जाए वह कौन सा स्थल है जहां दोनों टीले एक ही 4 दीवारी से घिरे हुए हैं, तो लोथल। और दूसरा कौन सा था? सुरकोतड़ा। ओके, देखिए नेक्स्ट साइट है हमारा धौलावीरा। चौथे नंबर पर खुदाई करने पर प्राप्त हुआ था। खोजकर्ता इसके हैं जगतपति जोशी। 1967 में इसका उत्खनन किया गया। गुजरात के कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में मासर एवं मानहर नदियों के बीच में है ये। इसके साक्ष्य इसमें क्या क्या मिले हैं? पत्थर से बना जलकुंड मिला है, स्तरीय नगर योजना और पत्थर पर पालिश,
घोड़े की कलाकृति यानी घोड़े का चित्र, एक भव्य इमारत और स्टेडियम के भी अवशेष मिले हैं। देखिए अगला हमारा है स्थल कालीबंगा। इसके खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष और कब की थी? 1953 में। स्थित कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। घग्गर नदी, जिसको प्राचीन सरस्वती, घग्गर और सरस्वती एक ही बात है, प्राचीन सरस्वती के तट पर यानी किनारे पर। साक्ष्य इसके हैं, इसमें मिले हैं 7 हवन कुंड, ऊंट की हड्डियां मिली हैं और लकड़ी की पाइप मिली है, लकड़ी का हल मिला है। देखिए लकड़ी का हल यहाँ पर मिला है और लकड़ी का खिलौना दूसरी जगह, ये अलग अलग हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। चना और सरसों की फसल के साक्ष्य भी इसमें प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंटें, ईंटें तो हर जगह प्राप्त हुई हैं, लेकिन अलंकृत ईंटें यानी सजावटदार, कोई तिकोनी तो कोई गोल, किसी पर कुछ चिन्ह बना है या कुछ कैसे सजी हुई ईंटें सुंदर सुंदर, वो कहाँ पर? कालीबंगा में। और बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे सेम एज मेसोपोटामिया यानी मेसोपोटामिया की तरफ बेलनाकार मोहरे मिली हैं। और इसमें क्या खास था? इसमें और कुछ हमने बताया था, जो टीले थे, दोनों टीले, उनकी जो चार दीवारी थी वो अलग अलग थी इस तरीके से। इस टीले की अलग चार दीवारी और इस टीले की अलग चार दीवारी। कहाँ पर? कालीबंगा में। और जो घर बने हुए थे, हर घर के आंगन जो है पक्के थे, घरों के जो आंगन थे वो पक्के थे। इतनी ज्यादा यहाँ ईंटों की भरमार थी और अलग अलग चार दीवारी साइड में बनी थी, वो भी ईंटों की, पक्की ईंटों की बनी हुई थी। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। देखिए चहुंदड़ो, इसके खोजकर्ता हैं NG मजूमदार। 1931 में इसकी खोज हुई है। स्थित कहाँ पर है? पाकिस्तान की सिंध नदी के तट पर, सिंध प्रांत में। साक्ष्य है इसमें मनके का कारखाना, मनका बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर मिली है? चहुंदड़ों में। लिपस्टिक और कंघे के साक्ष्य मिले हैं इसमें। वक्राकार ईंटें और 4 पहिए की गाड़ी, मिट्टी के मोर की आकृति तथा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, इतने साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक और कंघे जैसे साक्ष्य मिले, इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, ब्यूटी पार्लर पर होंगी। चहुंदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद झूकर झांगर नामक ग्रामीण एवं कृषि मूलक संस्कृति के विकास का साक्ष्य मिलता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और एक चीज इसमें है, इसमें जो टीले थे, एक तो इसमें दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता है। ओके, इसमें जो टीले थे वो सेम ऐसे सिंपल थे, उसमें कोई भी चार दीवारी नहीं थी। देखिए हमारा लास्ट पॉइंट है, आखिरी स्थल बनावली। बनावली, इसके खोजकर्ता हैं RS बिष्ट। 1974 में इसकी खोज हुई थी। स्थित है हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में एक और स्थल आता है कुनाल, इसका नाम है कुनाल। यहाँ पर चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। बनावली के साक्ष्य क्या क्या है? मिट्टी के हल का खिलौना। देखिए लकड़ी का हल मिला है, वो कहाँ पर है? कालीबंगा में। कालीबंगा में लकड़ी का हल मिला है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी का हल, वो कैसा है? खिलौने के रूप में, वो मिला है बनावली में। जौ के दाने मिले हैं यहाँ पर, पक्की मिट्टी की मुहरें, तांबे की कुल्हाड़ी, ये साक्ष्य जो है आपके बनावली के हैं।